Hello my friends, how are you? Are you fine? I hope so. I always wish for your healthy life, healthy, wealthy. So welcome to a new episode number 1 for a new unit of the mathematics, 3-dimensional geometry. 3-dimensional जियोमेट्री में हम आपका स्वागत करते हैं और यहाँ हम कुछ चीज़ों की स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल स्टडी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी होंगी? एक चीज़ होगी लाइन, मतलब 3-डायमेंशनल स्पेस में किसी लाइन की स्टडी करेंगे। मतलब लाइन जो होती हैं, अगर कोई लाइन ड्रॉ करें 3D में तो उसकी स्टडी करेंगे। प्लेन की स्टडी करेंगे, अगर 3-डायमेंशनल स्पेस में कोई प्लेन है तो उसकी स्टडी करेंगे। हो सकता है आगे और भी ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे स्फेयर तो 3-डायमेंशनल होता ही है क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, तो उसकी स्टडी करेंगे। इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। मीन्स हम 3-डायमेंशनल जियोमेट्री की थोड़ी स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर IIT JEE एग्ज़ाम। ओके, तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं। तो अगर हमको वेक्टर अलजेब्रा अगर पता है ना, तो अब हम अच्छे से उसका यूज़ 3D में कर सकते हैं, यानी 3-डायमेंशनल जियोमेट्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी शुरू करेंगे लाइन की। किसकी? लाइन की। हम वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा का, और हम लाइन की स्टडी करेंगे। ये आपका 3D स्पेस है, मीन्स लाइक ए रूम इन विच वी हैव ए वॉल्यूम। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं 3D स्पेस को 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z इनमें डिफाइन कर रहे हैं हम। देखो 3D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, हम अपनी स्टडी में सिर्फ x, y, z 3 परपेंडिकुलर एक्सिसेस को लेकर करेंगे। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। और भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनसे स्पेस डिफाइन होता है। तो सबसे पहले ये x, y, z एक कोऑर्डिनेट होता है जिसको आप जानते ही हो, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और इसमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती है x, y, z। ठीक है, इससे 3D डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और तीसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये सब 3-डायमेंशनल जियोमेट्री में यूज होते हैं बहुत जम के। फिलहाल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपकी अभी इन कक्षाओं में यूज नहीं होना है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ज़रूरत पड़ने पर हम आपको, अगर वक्त मिला और हमको कहीं रिक्वायरमेंट हुई इसकी, तो हम इसको आपको अवश्य बताएंगे। फ़िलहाल अभी आपके स्टैंडर्ड में आप अच्छे से 3 परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम मीन्स कार्टेशियन सिस्टम x, y, z, इसी को आप अच्छे से समझ लें, यही आपके लिए बहुत इनफ है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम केवल कार्टेशियन सिस्टम यानी x, y, z जो हमारा बहुत पुराना सिस्टम है, जिसको हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, x, y, z, इनको हम यूज करेंगे। पहले हम x, y एक्सिस यूज करते थे, अब हमने
जेड एक्सिस जोड़ दी है, चूँकि हमने वेक्टर अलजेब्रा में देखा कि हमने जेड एक्सिस को भी जोड़ा, चूँकि हमारी हर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ईच प्रॉब्लम्स प्लेन नहीं हो सकती हैं, एक प्लेनर स्पेस में नहीं हो सकती हैं। उनके लिए 3D स्पेस मतलब फुल स्पेस, वॉल्यूमेट्रिक स्पेस होना ज़रूरी है। हर प्रॉब्लम प्लेन नहीं हो सकती, तो हर जगह एक्स वाई से काम नहीं चल सकता है, इसीलिए हम जेड एक्सिस का भी इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, और इसको समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आप अपने रूम के कमरे के कॉर्नर में, एक कॉर्नर में जाइए और वहाँ ऑब्जर्व कीजिए, 3 दीवारें होंगी, ये 2 दीवारें और अपना फर्श और 2 दीवारें मिलकर एक आइडियल आपको दिखेगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस हैं। 2 दीवारें ऐसे रहेंगी और ये फर्श रहेगा, ये फर्श हो गया आपका फ्लोर, और ये वॉल्स हो गई, 2 दीवारें और ये वॉल्स, ऐसे ही आपको दिखेगा ना। और सब एंगल 90 डिग्री के आपको दिखेंगे, हर जो जितने भी कोने हैं वहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। और आप अगर एक को एक्स एक को वाई मान लें तो तीसरे को आप जेड आसानी से मान सकते हैं, चाहे तो आप इसे वाई मान लें और इसे जेड मान लें। तो आप देखेंगे कि 3 एक्सिस जो हैं दीवारों को मिलाने वाली वो परपेंडिकुलर हैं, और जो वॉल्स हैं उनको आप लाइक ए प्लेन होती है ना वॉल, उनको प्लेन के रूप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो वॉल अगर आपने मान लो इस ओर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर जेड इधर वाई कमरे के कोने में, तो जो वॉल एक्स एक्सिस उस पर आप चौक से निशान बना दो एक्स वाई जेड का, तो जो वॉल आपका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके मतलब जेड एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के टच में है, तो ये जो वॉल होगी उसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के टच से बना है प्लेन। जो वॉल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के टच से बना होता है उसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन, आप उसको लिख सकते हो वाई जेड प्लेन के तौर पे। और ये आपका जैसे आपका फ्लोर हुआ या ये एक्स और वाई एक्सिस से बना है तो इसको आप एक्स वाई प्लेन लिख सकते हो, एक्स वाई प्लेन। तो ये आपको 3D समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आप अपने रूम के कॉर्नर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि, और उस रूम में इसीलिए स्पेस होता है बिकॉज रूम इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो कमरा होता है हम लोगों के रहने का वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। जितनी भी चीज़ों में स्पेस होता है वो चीज़ मतलब वॉल्यूम होता है, उसको हम 3D ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें वॉल्यूम होता है, प्लेन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बता चुके हैं इसके पहले, उनमें वॉल्यूम नहीं होता है, उनमें केवल एरिया होता है। लाइक ए बोर्ड, आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हो, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर ऐसे देखें, हालांकि इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस है, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह प्लेन है। इस बोर्ड की देखो थिकनेस है, उस थिकनेस के चलते इसमें जेड एक्सिस भी है। भाई अगर आप इस बोर्ड को इस डायरेक्शन में अगर आप एक्स एक्सिस ले लें और बोर्ड की इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लें तो इसमें कुछ जेड है, मतलब परपेंडिकुलर इन दोनों के एक्स और वाई। एक्स आपने ये एक्सिस ली, वाई ये एक्सिस ली, तो जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है जेड, इसके परपेंडिकुलर बोर्ड के, उसकी कुछ वैल्यू है। देखो बोर्ड में थिकनेस है तो ये पूरी तरह से प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी पूरी तरह से प्लेन नहीं है। फिर भी इसकी मोटाई, इसकी जो थिकनेस है इतनी कम है ना कि हम इसको बोर्ड को, जो ये वाइट बोर्ड दिख रहा है, इसको हम एज ए प्लेन मान सकते हैं। तो जो प्लेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वॉल्यूम नहीं होता है। लाइक ए पेपर, जैसे किताब का पन्ना होता है, कॉपी का पन्ना, पेज, तो उसमें वो भी आपको बिल्कुल प्लेन 2D ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन आप बहुत अगर माइक्रोस्कोप से बढ़िया ढंग से देखें तो उस पेपर की भी कुछ थिकनेस है, जिससे आप ये नहीं कह पा रहे हैं आइडियली कि वो एक 2D ऑब्जेक्ट है। हालांकि पेज की थिकनेस इतनी कम होती है अदर 2 डायमेंशन, जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है उसके रिस्पेक्ट में,
कि एक पेज को एक पेपर पेज को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स माना जाता है, लेकिन साइंटिफिकली वो भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी थिकनेस की कुछ तो वैल्यू है, थिकनेस 0 नहीं है। 2D का मतलब होता है कि बिल्कुल प्लेन, थिकनेस 0, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना जो प्लेन में हो और 2D हो, मतलब सिर्फ 2D हो, उसकी कोई थिकनेस ना हो, ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है। ऐसा कुछ आप बनाएंगे जिसमें थिकनेस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कल्पना कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना कठिन है कि 0 थिकनेस का कोई चीज़ बनाओ प्लेनर। तो 0 थिकनेस मीन्स सिर्फ आपकी एक कल्पना ही हो सकती है कि आपने कहीं पर एक स्केच बना दिया स्पेस में, ऐसा कुछ। तो 3D और 2D के कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जस्ट पहले 3D का इंट्रोडक्शन था सिंपल, और अब हम लाइन पे आते हैं। लाइन, तो लाइन हमेशा याद रखो कि लाइन तो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो अभी हम सबसे पहले ये पॉइंट ओरिजिन को पहले डिफाइन कर लें। अभी हमने इसको मान लिया 0 0 0, और एक पॉइंट ये P मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट जो 3D में है x y z। तो OP को अगर मिलाओ, OP को मिलाओ, देखो x y z हम इसलिए लेंगे क्योंकि अब हमको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं ना, आप समझते हैं ना, वेरिएबल लेकर फंक्शन बनाना बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। तो x y z हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इस पॉइंट के, कि मतलब x एक्सिस के अलोंग इसके कोऑर्डिनेट x हैं, y एक्सिस के अलोंग उसके कोऑर्डिनेट y हैं, और z एक्सिस के अलोंग उसके कोऑर्डिनेट z हैं। आपको ना x y z मानना हो तो आप x1 y1 z1 मान लीजिए कोऑर्डिनेट। तो आप जानते हैं x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह y और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं जोनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में ये सब चीज़ें कर ही चुके हैं, जस्ट मैं उसी को बता रहा हूँ कि पॉइंट जो लाइन होती है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ओरिजिन, अभी हम एक पॉइंट ओरिजिन ले रहे हैं और एक पॉइंट P ले रहे हैं। तो जो हमारा जो OP वेक्टर बना, OP वेक्टर, और वेक्टर तो स्ट्रेट में ही रिप्रेजेंट होता है, बिकॉज जो वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट टाइप का होता है ना, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलते हैं। तो जो ये हमारा जो ये OP वेक्टर होगा ना, OP वेक्टर, यही हमारा लाइन का इक्वेशन भी बनेगा। OP वेक्टर जो होगा वही लाइन का इक्वेशन होगा। तो OP वेक्टर आया हमारा x1i प्लस y1j प्लस z1k। आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, x1 माइनस 0i प्लस y1 माइनस 0j प्लस z1 माइनस 0। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं OP, और ये हमारा लाइन इक्वेशन। लेकिन हमको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है मतलब किसी ज्योमेट्री का इक्वेशन होता है उस पॉइंट का लोकस, उस पॉइंट का लोकस। 2D जियोमेट्री आप पढ़ ही चुके हैं, जिसमें आपने काफ़ी 2D पढ़ा होगा। तो हमको तो लोकस निकालना है ना, मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है, लोकस निकालना है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अब हमें लोकस निकालना है। तो लोकस निकालने के लिए हम x1 y1 और z1 जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ना, उनको x y z लिखेंगे। मीन्स ये कहीं भी मतलब कहीं भी रिप्रेजेंट की जा सकती है कोऑर्डिनेट्स में। तो अब हम इस जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट का जो लोकस निकालेंगे, यानी जो लाइन है उसका इक्वेशन। तो पॉइंट P का लोकस है वही बात, लेकिन हम उसको x1 y1 z1 लिखेंगे तो ये स्पेसिफिक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें एक जनरल इक्वेशन निकालना है कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर हमको ये पता हो कि वो किस ओरिजिन से, मतलब किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये लाइन जो है हमारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, हमको ये पता था। तो इस ओरिजिन से जाने वाली किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो
पॉइंट P का जो लोकस होगा इट इज़ नथिंग बट x1 y1 और z1 की जगह पर सिंपली x y z लिखिए। ये है हमारा सिंपल लाइन इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म जो कि ओरिजिन से जाती है, जो कि ओरिजिन से जाती है। सिंपल लाइन इक्वेशन जो कि ओरिजिन से जाती है। अब आपको अगर x y और z रियल में कोऑर्डिनेट कुछ पता हो तो आप रख देंगे तो आपको उस स्पेसिफिक लाइन की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये जनरल लाइन इक्वेशन मिला हमारा इन द टर्म ऑफ द वेक्टर, और इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो होगी, आप जानते ही हो, अंडर रूट अब x माइनस जीरो। जीरो मतलब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आपको पता चले कि ये ओरिजिन से जा रही है, ये जस्ट ओरिजिन से जा रही है। और उस लाइन की जो लेंथ होगी मीन्स OP वो ये होगी। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि मान लो ये हमारे पास एक लाइन होती, एक P पॉइंट होता ये, और उसके कोऑर्डिनेट होते 2 4 6, तो तब कोई हमसे बोलता कि लाइन OP का इक्वेशन निकालो, तो आप लाइन OP का इक्वेशन इन द टर्म ऑफ द वेक्टर लिख लेते। यहाँ पर अभी ओरिजिन था तो आपने 0 0 लग, हम ओरिजिन से ही मतलब निकाल रहे हैं, तो x की जगह पर 2 लिखिए तो 2 माइनस 0y प्लस y की जगह पर 4 लिखिए 4 माइनस 0j प्लस z माइनस 0k मीन्स ओनली 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये हुआ लाइन इक्वेशन इन द टर्म ऑफ द वेक्टर अगर हमें पॉइंट P का स्पेसिफिक पॉइंट पता है। और जर्नल हमारा लाइन इक्वेशन मिला, ये जर्नल इक्वेशन है लाइन का, ओरिजिन से जाने वाली लाइन का, जहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट्स x y z के टर्म में लिखा है। आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हो आप इसमें लिख सकते हैं। ये जर्नल इक्वेशन है। और अभी जो मैंने जो प्रॉब्लम जो ये बताई 2 4 6 लेकर, मतलब हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया 2 4 6, वो लाइन 2 4 6 से पॉइंट से जाती है और ये ओरिजिन से जाती है, तो उसका इक्वेशन हुआ ये। और उस लाइन की लेंथ तो आप जानते ही हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे करके। तो ये बहुत बेसिक लाइन इक्वेशन हुआ, लाइन का इक्वेशन निकालना हुआ जिसमें लाइन ओरिजिन से जाती है, जिसमें लाइन ओरिजिन से जाती है। ये तो आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हो। लाइन को आप एक वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, जो कि लाइन स्ट्रेट होती है तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो उसको एक डिस्प्लेसमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लाइन को एक वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं बड़े आराम से। उसकी डायरेक्शन होती है और उसकी एक डिस्प्लेसमेंट टाइप में होता है, स्ट्रेट होती है लाइन स्ट्रेट होती है, इसीलिए उसको वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं। ऐसा कहीं बना होता तो उसको वेक्टर टर्म में ना लिख पाते, बिकॉज ये लाइन नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये डिस्टेंस टाइप का बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहा है। ये लाइन है, अगर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला दो तो ये लाइन होगी। तो लाइन को वेक्टर टर्म में इसीलिए लिखा जा सकता है बिकॉज लाइन इज ए लाइन इज ए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, सीधा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। वो सीधा ऑब्जेक्ट है यानी वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है और 2 पॉइंट के बीच और उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये हुआ आपका बहुत बेसिक लाइन इक्वेशन जो कि ओरिजिन से होकर जाती है, इक्वेशन ऑफ द ओपी लाइन, ओपी जो कि मतलब ओरिजिन से होकर जा रही है। तो ओरिजिन से जाने वाली बहुत बेसिक लाइन का इक्वेशन, समझ में आया। अब हम इसके बाद ओरिजिन चेंज करते हैं। अब हम हर लाइन तो ओरिजिन से जा नहीं सकती है कि हम बिल्कुल सिंपल वेक्टर लगा लें, ऐसा लाइन अदर 2 पॉइंट्स को मिला सकती है ओरिजिन के
अलावा जैसे ये ओरिजिन जो है, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से ना जाके किसी और पॉइंट से जा रही होती है, ये पॉइंट से Q, और इसका इक्वेशन होता हमारा x1 y1 और z, इसका कोऑर्डिनेट्स होता हमारा x1 y1 z1। अभी देखो ये लाइन ओरिजिन से जा रही थी तो हमने सीधा उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाला और वही हमारा लाइन इक्वेशन आ गया। अब QP, अब वो जो लाइन है वो एक अदर पॉइंट से जा रही है, Q पॉइंट से। इसको मिटा सकते हैं ना, बहुत तो सब आप कर चुके हो वेक्टर अलजेब्रा में, उसी का हम बस यूज कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा का ही हम बस यूज कर रहे हैं। अब हमको लाइन इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट से जा रही है, यानी Q पॉइंट से। एक लाइन इक्वेशन जो कि ओरिजिन से नहीं बल्कि पॉइंट Q से जा रही है, एक दूसरे पॉइंट से जा रही है, पॉइंट Q। तो P के हम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हमको लोकस ही निकालना होता है, हमको पूरी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि बाद में अदर पॉइंट रख के हम यूज कर सकें। इसीलिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मानिए x y z ओनली। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बार और मतलब आपको लीवरेज देता हूँ, यहाँ पर मैं x2 y2 और z2 लिख देता हूँ आपकी खुशी के लिए। तो हमारी जो लाइन जो बनी वो Q पॉइंट और P पॉइंट को मिलाने वाली है। अब वो Q पॉइंट से शुरू है x1 y1 z1 से। हम मान लेते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 हैं। देखो वहाँ पर हम अब नहीं बनाएंगे, वहाँ पर बहुत खिचर पिचर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो एक ये वही है 3D में थोड़ा अलग बना लिया। तो इस लाइन का इक्वेशन इज नथिंग बट QP वेक्टर। इस लाइन का इक्वेशन इज नथिंग बट, क्योंकि वो दो पॉइंट Q और P को मिला रहा है लाइन, और लाइन इज ए स्ट्रेट क्वांटिटी, कहीं से बीच में टेढ़ी मेढ़ी चीज़ को हम लाइन नहीं मानते। तो QP को एक वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। इस QP जो लाइन है उसको एक वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। तो QP वेक्टर आया आपका P का पोजीशन माइनस O का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और आप उसको आप जानते ही हैं O, अगर ओरिजिन कहीं भी हो, मान लो ओरिजिन जो O है अब यहाँ है, जैसे कि वहाँ देखो O ओरिजिन यहाँ है और ये Q और वो P, ठीक है। तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर, और आप चाहें तो सीधा सीधा भी लिख लो। तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1, ये आया आपका QP। तो QP जो आया, जो लाइन इक्वेशन आया वो आपको मिल गया वेक्टर के टर्म में। ये इसीलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि किसी स्ट्रेट लाइन को आप वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया? इसीलिए हम ये लाइन का इक्वेशन वेक्टर के टर्म में लिखने पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें ये पॉइंट हमारा फिक्स हो, हमको एक जर्नल इक्वेशन निकालना है। सो लोकस ऑफ द, देखो यहाँ से चला Q पॉइंट से, ये तो फिक्स है कि वो लाइन Q पॉइंट से चलती है, लेकिन वो लाइन क्या है तो हम उसका एक जर्नल लोकस निकालते हैं। तो ये पॉइंट हमारा तो फिक्स हुआ जहाँ से वो चल रही थी लाइन, और ये हमने कोई पॉइंट उस लाइन पर ले लिया था P। तो लोकस ऑफ P इज, तो जहाँ जहाँ x2 y2 है वहाँ पर जर्नल लिख लेते हैं x y z ओनली, क्योंकि हमें एक लोकस निकालना है, मतलब बिंदु पथ निकालना है, यानी उसका एक जर्नल इक्वेशन निकालना है। तो आपका जो लाइन इक्वेशन आया वो आ गया आपका 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का इक्वेशन। 2 पॉइंट नहीं, किसी एक, अभी हमने पहले लाइन निकाली थी जो ओरिजिन से जाती थी। अब हम ओरिजिन से न जाकर किसी स्पेसिफिक पॉइंट Q से जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट Q से जा रहे हैं। तो x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1।
ये हमारी लाइन इक्वेशन हुई, वो लाइन जो एक पॉइंट x1 y1 और z1 से मिलके z1 से होके जा रही है, वो लाइन जो x1 y1 और z1 से होके जा रही है। समझ में आया? ये हमारी लाइन इक्वेशन हुई, वो लाइन इक्वेशन जो कि अब एक फिक्स पॉइंट x1 y1 और z1 से होके जा रही है। सिमिलरली अगर वो 2 पॉइंट से होकर जा रही होती तो आपका इक्वेशन ये होता, उस लाइन का इक्वेशन। मतलब कोई लाइन, जैसे अभी तो हमको बस इतना पता था कि ये जो लाइन है QP, ये जो लाइन है अब वो एक इस फिक्स पॉइंट Q से होकर जा रही है। हमको सिर्फ पहले हमको पता था केवल ओरिजिन, कि वो ओरिजिन से होकर जा रही है। अभी हमको पता है कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से होकर जा रही है। मान लो कोई एक ऐसी लाइन है जो हमको पता हो कि वो उस पर 2 फिक्स पॉइंट है, मतलब वो 2 पॉइंट्स को मिला रही है, x2 y2 z2। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ये आता है। देखो, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी। ये 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, ये किसी एक सिंगल पॉइंट से मिलाने मतलब जाने वाली लाइन है, और जो इसके पहले जो बताई लाइन वो सिर्फ ओरिजिन से जा रही है। दीज लाइन्स आर नथिंग बट आर द वेक्टर्स। दीज लाइन्स आर नथिंग बट आर द vectors, because we can write line as a vector, because line are the straight, they don't represent like a distance but they represent like a displacement, and displacement is a vector quantity. Line has a direction so that it has magnitude as well as a direction, so that we can write line as a vector. किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम वेक्टर के टर्म में इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि लाइन को वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है, और इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। समझ में आया? तो हमारे पास 3 लाइन इक्वेशन हो गए। कौन कौन से? एक तो पहला जो हमने निकाला था OP, वो लाइन इक्वेशन, वो लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है, कोई भी जनरल लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है। कोई भी जनरल लाइन जो ओरिजिन से होकर जाती है, कोई भी जनरल लाइन जो किसी सिंगल पॉइंट से होकर जाती, जनरल लाइन, उसमें कंडीशन क्या है एक्स वाई जेड की वो हम बाद में डालेंगे। अभी जस्ट इतना समझिए कि ये जनरल लाइन इक्वेशन है। मतलब जब आप और कंडीशन डालेंगे तो आपको एक्स वाई जेड ये सबके कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफिक पता होते हैं, लेकिन अभी हम कंडीशन नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ एक जनरल लाइन देख रहे हैं। तो वो जनरल लाइन जो एक स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1 z1, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1 z1 से होकर जाती है, ये हुआ आपका जनरल, मतलब उसका जनरल इक्वेशन। और वो लाइन जो किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली होती है, ये देखो, जैसे ये लाइन जो किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली होती है तो उसका इक्वेशन ये होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 ijk। ये 3 लाइन्स इक्वेशन हमने आपको बताया। ये सबसे बेसिक लाइन इक्वेशंस हैं जो कि वेक्टर का यूज करके हम इजली पता कर लेते हैं, और एक्स वाई जेड जो होते हैं वो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं उस लाइन के। अब उसमें आप जैसे अब यही देखो, ये एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट x1 y1 और z1। अभी अगर ये किसी और पॉइंट से जाती, एक और पॉइंट से, कौन से? x2 y2 z2, किसी और पॉइंट से, तो उसी x y और z की जगह पर अगर आप x2 y2 और z2 रख देते तो ये क्या बन जाता है? x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1।
मीन्स हमने कंडीशन डाली तो ये हो जाता, वो वही है जो अभी हमने जो देखा ऊपर, कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। एक्स वाई जेड एक जनरल इक्वेशन है, उसमें हम अगर एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू डालते हैं तो हमको स्पेशल कंडीशंस प्राप्त होती हैं, उस लाइन की स्पेशल कंडीशंस प्राप्त होती हैं। तो हमने आपको 3 टाइप्स की लाइंस बताई, बहुत बेसिक लाइंस इक्वेशंस हैं ये, और इनको हमने वेक्टर का यूज करके अच्छे से समझ लिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जहाँ पर हम आपको लाइन के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताएंगे। कोई लाइन बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक चीज़ है कि लाइन को हम, एक स्ट्रेट लाइन को हम वेक्टर में आराम से लिख सकते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन को हम वेक्टर में आराम से लिख सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में कुछ टेढ़ा मेढ़ा वो बनी नहीं होती है, बिल्कुल सीधी बनी होती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है, तो हम उसको एक वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए लाइन इक्वेशन लिखना सबसे आसान होता है, सो डैट हाँ, बाकी आप सब लोग जानते हैं। चलो, लेट्स मीट इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, in which we will write some more equation of the lines and we will discuss more details of the line with some specific condition. Okay, ये जो थी ये बहुत बेसिक कंडीशन वाली लाइन इक्वेशन थी, बहुत बेसिक लाइंस। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।